नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ड्रैगन की नई चाल, भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध में जुटा चीन, बांग्लादेश में बना रहा है मिसाइलों का मेंटेनेंस सेंटर। रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध, 8 करोड़ यूजर्स का बंद हुआ अकाउंट। चीन में कोरोना विस्फोट, 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए करीब 3 करोड़ लोग, 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। समाप्ति की कगार पर भारत में कोरोना, बीते 24 घंटों में केवल 2500 मामले आए सामने, 27 लोगों की मौत, सक्रिय मरीज 40,000 से नीचे। भाजपा की जीत पर अमेरिका में जश्न, लोग बोले यह सेमीफाइनल जीतने जैसा है। चीन बांग्लादेश में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए मेंटेनेंस सेंटर बनाने में लगा हुआ है और इनमें उस मिसाइलों के रखरखाव की सुविधा दी जाएगी जिन्हें चीन ने 2011 में बांग्लादेश को दिया था। इस मेंटेनेंस सेंटर को बनाने की बात गोपनीय रखी गई है। इस बारे में चीन या बांग्लादेश की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंटर कायम करने का काम आगे बढ़ रहा है। कहा गया है कि एक वरिष्ठ बांग्लादेश राजनयिक ने उससे बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। राजनयिक ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि चीन और बांग्लादेश इस बात को गोपनीय रख रहे हैं क्योंकि पश्चिम देशों खासकर अमेरिका ने चीन की निगरानी बढ़ा रखी है। इस मेंटेनेंस सेंटर से एशिया में सुरक्षा संतुलन बिगड़ने की संभावना है। अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण इस केंद्र के बारे में औपचारिक घोषणा करना फिलहाल और कठिन हो गया है। वेबसाइट निक्केई एशिया के मुताबिक ये केंद्र चीनी कंपनी वैनगार्ड के सहयोग से लगाया जा रहा है। यह बांग्लादेश में चीन के सैनिक निवेश का हिस्सा है और इस सहयोग के तहत चीन बांग्लादेश को लड़ाकू जहाज, नौसेना के लिए बंदूकें, जहाज भेदी मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी देने वाला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश पहले ही चीन के लिए रक्षा निर्यात का एक बड़ा बाजार बन चुका है। स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने 2016 से 2020 तक जितने सैन्य निर्यात किए हैं उनमें 17% बांग्लादेश ने खरीदा है। इस तरह से वह पाकिस्तान के बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक बन गया है। बांग्लादेश और चीन के बीच रक्षा सहयोग का समझौता 2002 में हुआ था। उसमें रक्षा उत्पाद में सहयोग की बात भी शामिल थी और इसके बाद से दोनों देशों में रक्षा सहयोग बढ़ता गया। बीते कुछ वर्षों के दौरान बांग्लादेश के सैनिक जो है ट्रेनिंग लेने के लिए चीन भी गए हैं। रूस और यूक्रेन का दंश जो है पूरी दुनिया झेल रही है और इसकी चपेट में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ चुकी हैं। कई कंपनियों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का विरोध करते हुए वहां पर अपने कामकाज को पूरी तरीके से रोक दिया है। इसके बाद अब रूस की ओर से भी धीरे धीरे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक क्रेमलिन ने रूस में इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आज यानी सोमवार से लागू हो गया है और इस नए आदेश के बाद रूस में 8 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से कट गए हैं। रूस के यूजर्स का कहना है कि वे इंस्टाग्राम नहीं चला पा रहे हैं। रूस की ओर से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। सरकार के इस निर्णय को इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मौसरी ने गलत बताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से रूस के 8 करोड़ लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि रूस में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले 80% लोग देश के बाहर इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिबंध से ये सभी लोग अपनों से पूरी तरह से कट गए और रूस की ओर से यह कदम तब उठाया गया जब फेसबुक ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर नियमों में बदलाव किया था। मेटा ने अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का विरोध करते हुए वह हेड स्पीच पॉलिसी में बदलाव कर रहा है और इसके तहत रूस ने अपने यूजर्स को यह अनुमति दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुतिन के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं। चीन में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पैर पसा लिए हैं। बताया जा रहा है कि जिनपिंग सरकार ने सोमवार को दक्षिण चीन के तकरीबन हज शेनजेन में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है और इसी के साथ शहर के करीब 1 करोड़ 70 लाख लोग अब घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन का यह कदम तब उठाया है जब जिले में एक दिन में ही 66 लोग संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि चीन के जिलीन प्रांत की राजधानी चांगचुंग में शुक्रवार को लॉकडाउन लगाया जा चुका है। तब इस शहर के 90 लाख लोग को आपात अलर्ट के बाद घरों में रहने के आदेश दिए गए थे। दूसरी तरफ शाडोंग प्रांत के यूचेंग में भी लॉकडाउन का आदेश दिया गया है जिसके बाद आबादी का करीब 5 लाख यानी कि चीन की कुल 3 शहरों में फिलहाल
2,65,00,000 लोग अपने घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से घट रही है उससे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में देश से कोरोना महामारी की समाप्ति हो जाएगी। इसके अलावा मृतकों की संख्या में भारी कमी आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 2,503 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 36,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से अब स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात की जाए तो यह केवल 0.47% रह गई है, जो कि राहत भरी खबर है। एक भारतीय अमेरिकी संस्था ने रविवार को अमेरिका के कई शहरों में हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। अमेरिका इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष जगदीश शेहानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है। 37 साल बाद कोई पार्टी फिर से सत्ता में आई है। इससे सीएम योगी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा साफ दिखता है। शेहानी ने बताया कि भाजपा की जीत पर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजल्स और अटलांटा में जश्न मनाया गया है। लोगों ने कहा है कि यह एक तरह से सेमीफाइनल जीतने जैसा है। उम्मीद है कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। संस्था से जुड़े एक अन्य सदस्य ने कहा है कि लोग वंशवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ड्रैगन की नई चाल, भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध में जुटा चीन। बांग्लादेश में बना रहा है मिसाइलों का मेंटेनेंस सेंटर। रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध, 8 करोड़ यूजर्स का बंद हुआ अकाउंट। चीन में कोरोना विस्फोट, 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए करीब 3 करोड़ लोग, 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। समाप्ति की कगार पर भारत में कोरोना, बीते 24 घंटों में केवल 2500 मामले आए सामने, 27 लोगों की मौत, सक्रिय मरीज 40,000 से नीचे। भाजपा की जीत पर अमेरिका में जश्न, लोग बोले यह सेमीफाइनल जीतने जैसा है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का दर्द रह रहकर कांग्रेस नेताओं को सता रहा है। सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नेता प्रत्यक्ष नतीजों से हैरान परेशान है। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेहद भावुक नजर आए। उनके शब्दों में कहें तो वह राज्य में कांग्रेस की हार से बेहद आहत है। बैठक में जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कैसे नजरें मिलाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पूर्व हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें वह बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से उनके गांव में जो खामोशी की एक लहर है और उनके पांव और मन भारी हो रहे हैं। वह कैसे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के चेहरे की तरफ देखेंगे। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सत्ता वापसी को लेकर उन पर बहुत विश्वास किया था। देश के तमाम शीर्षस्थ कांग्रेस जनों का भी उन पर बहुत विश्वास था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। हरीश ने कहा कि कहीं तो उनकी ही कमियां रही होंगी जो वह विश्वास को कायम नहीं रख पाए। अब वास्तविकता यह है कि हम हारे ही नहीं है, बल्कि हमारी हार कई और चिंताजनक संकेत भी दे रही है। हरीश ने आगे कहा कि उनका आज भी मानना है कि देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो पैन इंडिया स्वरूप ग्रहण करने में सक्षम हो, भाजपा का सशक्त लोकतांत्रिक विकल्प प्रस्तुत कर सके। टुकड़े टुकड़े में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके डीएनए में वह सब नहीं है जो कांग्रेस के डीएनए में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक का शिकार हो रही है। कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि हम हर बार जनता का विश्वास जीतने में विफल होते जा रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में परिणाम के लिए कांग्रेस या प्रियंका गांधी के प्रचार को दोष नहीं दिया जा सकता है। थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में हमारी उपस्थिति व्यवस्थित रूप से कम हो रही है, जो कि चिंता की बात है। हमें इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। थरूर ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए यह बात कही। थरूर ने स्वीकार किया कि कांग्रेस उत्तराखंड और गोवा में काफी बेहतर कर सकती थी। थरूर ने कहा कि लेकिन आपको याद है कि दोनों राज्यों में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो शायद इसी वजह से हम हारे भी हैं। थरूर ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के लिए उल्लेखनीय और ऊर्जावान प्रचार किया और मेरे दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता है कि व्यक्ति के प्रचार के आधार पर उसे दोष दिया जा सकता है। हार के लिए प्रियंका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपने प्रियंका की उपस्थिति हर जगह देखी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 1-2 बार गिरफ्तारी भी शामिल है। आपने उन्हें हर राज्य में भी प्रचार करते हुए देखा होगा। ऐसे में उन पर हार का ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। विशेषज्ञों की राय पर सवाल उठाते हुए थरूर ने कहा कि एग्जिट पोल आने से पहले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में बहुत करीबी लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अनजाने में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी आगे है। वहीं इससे पहले CWC की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि देश में कांग्रेस आज भी सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साजिश के तहत हिंदुत्व के खिलाफ भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाते हुए भारत के विमर्श को मजबूत करने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। संघ ने कहा है कि वह भारत और विदेश में जानबूझकर हिंदुत्व के संदर्भ में भ्रांतियां फैलाने की साजिश का मुकाबला करते हुए इसकी सही तस्वीर पेश करेगा। गुजरात में आयोजित संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन के बाद सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने हिंदुत्व की उचित व्याख्या के लिए वैचारिक लड़ाई की जरूरत को बढ़ाया है। उन्होंने भारत के हिंदू समाज, संस्कृति, इतिहास, यहाँ की जीवन पद्धति के बारे में भी एक सही चित्र सामने लाने की कोशिश की है। देश और विदेश में भारत में अज्ञानता के कारण जानबूझकर भ्रांतियां फैलाने की साजिश जो है लंबे समय से की जा रही थी। संघ की योजना इस वैचारिक विमर्श को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस वैचारिक विमर्श में बदलाव आए। वैचारिक विमर्श को बदलने की जरूरत है। इसमें तथ्यों पर आधारित भाषा और भारत बोध का शामिल कर सही विमर्श को आगे बढ़ाने की लगातार जरूरत बढ़ रही है और इस संदर्भ में कई शोध भी हुए हैं, पुस्तकें भी लिखी गई हैं। संघ इस विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए इनका सहारा लेगा। 3 दिवसीय बैठक में संघ का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में शहरी रोजगार गारंटी योजना और स्लम डेवलपर्स विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है। इन दोनों विधेयक ड्राफ्ट को कानून बनाने के लिए सरकार सोमवार को ही विधानसभा के पटल पर मंजूरी के लिए रख सकती है। शहरी रोजगार गारंटी योजना में युवाओं को 120 दिन का रोजगार, जबकि स्लम डेवलपर्स में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाना है। शहरी विकास विभाग की ओर से इन दोनों विधेयकों को सरकार के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 10 बजे जो है सचिवालय में होगी। उल्लेखनीय है कि शहर विकास विभाग में 6200 के करीब बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं और इन्हें 120 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे मनरेगा की तर्ज पर कानून बनाना चाहती है। इसमें अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगार भत्ता मिलेगा। प्रदेश में अभी 300 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं से साफ सफाई, दंगों का निर्माण आदि करवाए जाते हैं। वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनको मालिकाना हक दिए जाने का फैसला किया जा सकता है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है और इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां विपक्ष सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने समेत कई मुद्दों पर घेर सकता है, वहीं सरकार के एजेंडे पर बजट प्रस्तावों पर मंजूरी लेना और जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना पहली प्राथमिकता होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को ही जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे और इस पर भोजनावकाश के बाद चर्चा कराई जा सकती है। सरकार ने संविधान संशोधन आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सत्र में यूक्रेन के हालात और भारत के रुख पर बयान दे सकते हैं। बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है जब 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। ऐसे में सरकार भी विपक्ष के आरोपों का पुरजोर जवाब देगी और जनादेश के दम पर
विपक्षी दलों को घेरने की लगातार कोशिश करेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ड्रैगन की नई चाल, भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध में जुटा चीन, बांग्लादेश में बना रहा है मिसाइलों का मेंटेनेंस सेंटर। रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध, 8 करोड़ यूजर्स का बंद हुआ अकाउंट। चीन में कोरोना विस्फोट, 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए करीब 3 करोड़ लोग, 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। समाप्ति की कगार पर भारत में कोरोना, बीते 24 घंटों में केवल 2500 मामले आए सामने, 27 लोगों की मौत, सक्रिय मरीज 40,000 से नीचे। भाजपा की जीत पर अमेरिका में जश्न, लोग बोले यह सेमीफाइनल जीतने जैसा है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा हलकों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है। परिसीमन आयोग की ओर से कुछ संशोधनों के 7 मसौदे को सार्वजनिक करने के साथ ही जनता से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। 7 दिनों में आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। 21 मार्च तक आपत्तियां दाखिल करने के बाद आयोग इन पर विचार करेगा। इसके साथ ही इन महीने के आखिर में प्रदेश का दौरा कर आयोग लोगों से परसीमन और उससे संबंधित आपत्तियों पर बात कर सकता है। जम्मू की सुचेतगढ़ सीट को बहाल कर आरएसएस पुरा को खत्म कर दिया जा गया है और अब आरएस पुरा का शहरी इलाका जो है वो तहसील का दसरोपुर और आरएस पुरा, खासवा, कटौली, शाहदौला, पटवार सर्किल का हिस्सा जम्मू दक्षिण के साथ जुड़ जाएगा। जम्मू दक्षिण का नाम आरएस पुरा जम्मू दक्षिण होगा। सांबा का गुड़ा सथालिया विजयपुर के बजाय सांबा विस क्षेत्र का हिस्सा होगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार नगरोटा का नाम अब भवलपुर और नगरोटा होगा। वहीं रायपुर, दोमान व गांधीनगर सीट का अस्तित्व समाप्त हो गया है। रियासी माता वैष्णो देवी और जम्मू में राजा बहुलोचन के नाम पर बाहू सीट होगी। बाहू का इलाका पहले गांधीनगर के नाम से था। राजौरी में कालाकोट सीट अब कालाकोट सुंदर बनी के नाम से जानी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा में जबरदस्त फूट पड़ गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद मुल्लापुर दाखा के गुरसरण कला भवन में आयोजित मोर्चे की पहली बैठक से 11 संगठनों ने किनारा कर लिया है। बैठक में सभी 32 संगठनों को पहुंचने का संदेश भेजा गया था। उसमें से 18 संगठनों के नेता बैठक में मौजूद रहे। 3 संगठनों ने फोन पर अपनी सहमति दे दी है। 3 से 4 घंटा चली बैठक में जबरदस्त हो हल्ला मचता रहा। कई मुद्दों पर किसान नेता आपस में जुबानी तौर पर भिड़ते रहे। इस बैठक में 14 मार्च को दिल्ली में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की तैयारी, समीक्षा, एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया। बीकेयू पंजाब के रुदलू सिंह मानसा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में सरकारी गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार और गवाहों की जान को खतरा बढ़ गया है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर एक और लखीमपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पर अन्य सभी वादों से सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। मामला बेशक एमएसपी का हो या फिर किसानों की कर्ज माफी का, सरकार सभी वादों से मुकरती नजर आ रही है। किसानों पर दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए जा रहे हैं। खराब मौसम के चलते बर्बाद हुए नरमे की फसल का मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। गन्ने की फसल में किए गए 35 रुपए प्रति क्विंटल के इजाफे की रकम किसानों को अब तक नहीं मिल सकी है। इस मीटिंग में बीबीएमबी का मामला भी उठाया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वालों ने उनको 3 महीने के भीतर इस्तीफा देने की बात कही है। इस मामले में 37 वर्षीय व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी को इससे पहले 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री ललथन हलवा को धमकी भरा पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विभिन्न फेसबुक समूहों पर साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट में छोटहांग नामक इस व्यक्ति ने जोर
मथंगा पर व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य के वार्षिक बजट को हड़पने का आरोप लगाया है। वह आइजोल के चनमारी पश्चिम इलाके का निवासी है। सोशल मीडिया पोस्ट में आरोपी ने यह भी दावा किया है कि उसने मुख्यमंत्री की हत्या के लिए एक स्नाइपर को भी काम पर रखा था। मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जॉन नेहलिया ने मीडिया से बात कर साइबर अपराध पुलिस से फर्जी खाते की जांच की और आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे उन्होंने बताया कि आरोपी के पास कोई भी हथियार जब्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संत कबीर नगर की घनघटा विधानसभा सीट पर नवनिर्वाचित भाजपा विधायक गणेश चंद्र चौहान सफाई कर्मी थे। उनका कहना है कि भाजपा और लोगों ने संदेश दे दिया है कि एक आम कर्मचारी भी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद में सफाई कर्मियों का सम्मान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए और संदेश दिया कि सफाई कर्मी किसी से कम नहीं हो सकते हैं। अगर वे समाज की गंदगी साफ कर रहे हैं तो यह दिखता है कि वे निश्चित तौर पर महान है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मैं रिक्शा चलाने वालों के लिए गाड़ी में पूरी सब्जी लाया करता था। बिहार के कई लोग संत कबीर नगर में रहते हैं। मुझे जब टिकट दी गई तो लोग मुझसे मिलने आए। वे लोग भावुक थे। मेरी जीत होते ही रिक्शा वालों ने मुझे उठा लिया था। जिले की घनघटा सीट पर भाजपा उम्मीदवार गणेश चंद्र चौहान ने सपा गठबंधन से सुभाषपा प्रत्याशी को 10,553 वोटों से हराया है। जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज आज रंगभरनी एकादशी से जगमोहन में श्वेत पोशाक धारण कर रजत सिंहासन पर विराजित होकर भक्तों के संग होली खेलते हुए नजर आएंगे। इस परंपरा के बाद मंदिर में रंग वाली होली का शुभारंभ हो जाएगा। मंदिर के सेवारत आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी के अनुसार रंगभरनी एकादशी पर श्री बांके बिहारी के लिए शुद्ध केसर रंग का बनाया रंग जाता था और सेवारत सबसे पहले स्वर्ण रजत निर्मित पिचकारी से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ठाकुर जी के ऊपर रंग डालते हैं। इसके बाद होली का परंपरागत शुभारंभ होता है। उन्होंने बताया कि मंदिर में टेसू के रंगों के साथ चोवा चंदन के अलावा अबीर गुलाल से होली खेली जाती है। आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि यह होली रंगभरनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा की शाम तक होती है। मंदिर सेवारत रघु गोस्वामी ने बताया कि धुलेड़ी वाले दिन ठाकुर जी भक्तों पर रंग नहीं डालते बल्कि स्वर्ण सिंहासन पर गुलाबी पोशाक पहनकर राजा बनकर बैठते हैं और अपने भक्तों को होली खेलते हुए देखते हैं। इसी दिन सुबह मंदिर के सेवायतों के द्वारा क्षेत्र में चौपाई निकाली जाती है। समाज गायन के साथ बधाई गीत होते हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के साथ ही राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण मंदिर और राधा गोपीनाथ, राधा सने बिहारी, मदन मोहन मंदिर, यशोदानंदन धाम, गोदाहरी, दिव्य देश आदि मंदिर में टेसू के रंगों का प्रयोग होता है। होली पर्व के दौरान ठाकुर जी की चाट, जलेबी, ठंडाई का विशेष भोग अवश्य लगाया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ड्रैगन की नई चाल, भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध में जुटा चीन, बांग्लादेश में बना रहा है मिसाइलों का मेंटेनेंस सेंटर। रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध, 8 करोड़ यूजर्स का बंद हुआ अकाउंट। चीन में कोरोना विस्फोट, 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए करीब 3 करोड़ लोग, 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। समाप्ति की कगार पर भारत में कोरोना, बीते 24 घंटों में केवल 2500 मामले आए सामने, 27 लोगों की मौत, सक्रिय मरीज 40,000 से नीचे। भाजपा की जीत पर अमेरिका में जश्न, लोग बोले यह सेमीफाइनल जीतने जैसा है।